हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि जिन्वू एलिक्सर ऑफ लाइफ लेने के लिए वापस से डीमन कैसल के अंदर जाता है, जहाँ उसकी लड़ाई कुछ डीमन नाइट से होती है। जिन्वू आखिरी बचे नाइट को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वो नाइट सरेंडर कर देता है और कहता है कि मुझे मत मारो। जिन्वू उसका हेलमेट निकालता है तो ये एक लड़की थी। जिन्वू बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी सेना पर हमला किया और अब चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, और वैसे भी तुम्हारे साथी तो मर चुके हैं। ये डीमन लड़की, जिसका नाम एसिल था, कहती है कि इनकी ड्यूटी मुझे प्रोटेक्ट करने की थी, उसमें ये मर भी गए तो क्या हुआ। जिन्वू सोचता है कि ये लड़की तो बहुत सेल्फिश है, वो इसे जिंदा छोड़कर यहाँ से जाने लगता है। तो एसिल मौका देखकर उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन टस्क अपने कवच वाले जादू से उसे बचा लेता है। एसिल फिर से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिन्वू पूछता है कि क्या वो उसे अगले फ्लोर का एंट्री परमिट दिला सकती है। एसिल कहती है कि वो परमिट उसकी फैमिली के पास है और वो जिन्वू को लाके दे देगी। बाकी उसे सभी फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन पता है। अगर जिन्वू उसे और उसकी फैमिली को जिंदा छोड़ दे तो एसिल जिन्वू को वहाँ तक ले जा सकती है। अब जिन्वू डरावने तरीके से पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और एसिल कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। जिन्वू अब परमिट के बदले उसे जिंदा छोड़ने को मान जाता है और फिर पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। इधर हम उसी आइलैंड को देखते हैं जिस पर वो एंट मॉन्स्टर उड़कर आ गया था। उसने यहाँ पर तबाही मचा दी थी और कई सारे लोगों को मार दिया था। इधर जिन्वू एसिल से पूछता है कि क्या उसे भी अपने माइंड में इंसानों को मारने की आवाज सुनाई देती है। एसिल कहती है कि नहीं, लेकिन हमें दूसरी कमांड मिलती है, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो, यानी कि ये लोग डंजन वाले मॉन्स्टर से अलग हैं। जिन्वू पूछता है कि ये आवाज उसे कब से सुनाई दे रही है, जिस पे एसिल कहती है कि जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से। ये सुन जिन्वू चौंक जाता है। एसिल कहती है कि इससे पहले वो डीमन रेल्म में थी। जिन्वू पूछता है कि तुम डीमन रेल्म में क्या कर रही थी। अब एसिल के साथ फिर से वही ग्लिच होने लगता है जो इससे पहले टस्क और बारका के साथ हुआ था, और वो एक रोबोट टाइप आवाज में बोलती है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन के लिए जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे लड़ने के लिए सभी डीमंस को एकजुट होना पड़ेगा। इसके बाद एसिल कहने लगती है कि ये जानकारी नहीं दी जानी चाहिए, और बेहोश हो जाती है। जिन्वू समझ जाता है कि वो इससे आगे सवाल नहीं पूछ सकता। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं, जिसमें जिनचुल बताता है कि एक एंट मॉन्स्टर ने जापान के पास एक छोटे से आइलैंड पर हमला कर दिया है, जिसमें 294 लोगों की जान गई है। 108 हंटर इससे लड़ने भेजे गए थे, जिनमें 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर मारे गए। आखिर में एक ए रैंक हंटर ने इस एंट को मार डाला, यानी कि इस एंट मॉन्स्टर की पावर ए रैंक जितनी थी। गन ही कहता है कि ये आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था। अगर वो एंट्स अच्छे से उड़ना सीख गई तो हमारे देश तक भी पहुंच सकती है। हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा और तुरंत ही चौथे जेजू आइलैंड रेड मिशन की तैयारी की जाए। इधर एसिल को होश आ गया था और वो जिन्वू को अपने फैमिली कैसल के पास ले जाती है, जिसके अंदर उसे परमिट मिलेगा। एसिल के फादर जिन्वू को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिन्वू की शैडो में पूरी सेना दिखाई दे रही थी। जिन्वू कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे परमिट मिल गया तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एसिल का फादर मन में सोचता है कि इस आदमी ने वल्कन और मेटस को मारा है, यानी कि हम तो इसके सामने बहुत कमजोर हैं। एसिल का फादर अब जिन्वू को परमिट दे देता है और तुरंत यहाँ से निकल जाने को बोलता है। जिन्वू कहता है कि वो कुछ देर के लिए उनकी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, एक गाइड की तरह, क्योंकि उसे बाकी के फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन भी पता है और वो उसकी सेफ्टी की गारंटी भी देता है। तो एसिल का फादर मान जाता है। इस तरह से जिन्वू 90 फ्लोर तक पहुंच जाता है। इग्रिस और टैंक भी लेवल अप होके ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उनकी पावर अब एस रैंक और ए रैंक के बराबर की थी। एसिल अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी, क्योंकि 90 फ्लोर के बाद इन्हें टॉप रैंक वाले क्लैन मिलेंगे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जिनसे अगर बातचीत करके परमिट मांग लें तो अच्छा रहेगा। जिन्वू पूछता है कि अगर मैं कमजोर होता तो क्या तुम्हारे फादर मुझसे बातचीत करते? नहीं ना, दुनिया ऐसे ही चलती है। मैं तुम्हारी क्लैन छोड़कर बाकी सबको हरा दूंगा और तुम्हारी राधीरू क्लान नंबर 1 हो जाएगी। एसिल पूछती है कि वो उसके लिए इतना क्यों करेगा, जिस पर जिन्वू कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुन एसिल शर्मा जाती है। असल में जिन्वू एसिल को जिन्हो की तरह समझ रहा था और बुद्धू लोगों से उसकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। जिन्वू एसिल को यहीं से वापस लौटने को बोलता है, क्योंकि अगले फ्लोर पर काफी स्ट्रॉन्ग दुश्मन मिलेंगे। तो एसिल उसे परमिट्स की लोकेशन बता दे, बाकी सब जिन्वू कर लेगा। एसिल कहती है कि वो उसके साथ आखिरी तक चलना चाहती है और देखना चाहती है कि जिन्वू कितना लेवल अप हो सकता है। जिन्वू अब उसे साथ ले जाने को मान जाता है। अगले फ्लोर्स पर जिन्वू का सामना और भी पावरफुल डीमन
डीमन से होता है, लेकिन फिर भी जिन्वू धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और 97th फ्लोर भी क्लियर कर देता है। इधर चोई और चाहिन दोनों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जेजू आइलैंड रेड मिशन फिर से होने वाला है और इनके साथ साथ देश के सभी एस रैंक हंटर्स को भी ये बात बता दी गई है। चाहिन सोचती है कि यानी जिन्वू भी साथ चलेगा। इसके बाद चोई कहता है कि पड़ोसी देश जापान भी इसमें हमारी मदद करेगा, क्योंकि अगर वो एंट उड़ने लगी तो उन्हें भी खतरा हो सकता है, तो उन सबको मिलकर इस खतरे को जड़ से खत्म करना होगा। मिशन का बैटल प्लान डिस्कस करने के लिए एक अल्ट्रा गिल्ड का हंटर उनके देश में आने वाला है। इधर जिन्वू 100वें यानी कि आखिरी फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां उसका सामना होता है डीमन लॉर्ड बारन से, जो कि एक व्हाइट ड्रैगन पर बैठा हुआ था और इसका ऑरा बहुत ही पावरफुल था। बारन अब अपनी डीमन आर्मी को बुलाता है, जो जिन्वू और एसिल को चारों तरफ से घेर लेती है और ये डीमन इन पर हमला करने भागते हैं। जिन्वू अपने आसपास डोमेन बना लेता है और उसकी शैडो आर्मी बाहर निकलकर इस डीमन आर्मी से लड़ने लगती है। टस्क तो अपने जादू से अकेले ही सैकड़ों डीमंस को जला देता है। उसकी ये पावर देख एसिल हैरान थी। वो सोचती है कि डीमन मोनार्क बारन यहाँ का राजा है और जिन्वू बस एक घुसपैठिया, तो उसे किसकी साइड रहना चाहिए। बारन अब आसमान से खतरनाक बिजली गिराता है, जिसमें एसिल भी मरने वाली थी, लेकिन जिन्वू उसे बचा लेता है। जिन्वू सोचता है कि अगर इस अटैक से उसके सोल्जर्स बार बार मरते रहे तो उसका माना जल्द ही खत्म हो जाएगा, तो उसे जल्दी बारन को मारना पड़ेगा। वो गायब होकर बारन के पास जाता है, लेकिन बारन फिर भी उसका अटैक रोक लेता है और एक पावरफुल लेजर से जिन्वू पर हमला करने लगता है। जिन्वू अब टस्क और इग्रिस को मदद के लिए बुलाता है। टस्क अपने जादू से उस लेजर को रोकता है और इतनी देर में जिन्वू अपने डैगर से उस व्हाइट ड्रैगन की गर्दन काट देता है, जिससे बारन नीचे आ गिरता है। दूसरी तरफ हम हंटर्स की मीटिंग देखते हैं, जिसमें ड्रॉ सोर्ड गिल्ड का मास्टर गोतो भी शामिल था। ड्रॉ गिल्ड पड़ोसी देश जापान की बहुत बड़ी गिल्ड है, जिसमें 11 एस रैंक के हंटर हैं और ये पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है और ये लोग जेजू आइलैंड वाले मिशन में कोरिया की हेल्प करने आए हैं। गोतो की ट्रांसलेटर हानेकावा बताती है कि उड़ने वाली एंट्स की जिंदगी सिर्फ 1 साल की ही होती है, तो अगर क्वीन एंट मारी जाए तो बाकी एंट्स 1 साल में अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और पिछले 3 रेड मिशन को देखने से इन्हें ये भी पता चला है कि ये एंट्स पावरफुल एनिमीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इसका फायदा उठाकर हम कोई प्लान बना सकते हैं। तो इस मिशन में ड्रॉ गिल्ड के 11 में से 10 एस रैंक हंटर शामिल होंगे, जिनमें गोतो भी है। हम सारी एंट्स का ध्यान अपनी तरफ कर लेंगे और आप लोगों की जिम्मेदारी होगी एंट क्वीन को मारने की। जिनचुल कहता है कि फिर तो आपको हजारों एंट्स का सामना करना पड़ेगा, जिस पर गोतो बोलता है कि हम सिर्फ चारे की तरह एक्ट करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गन ही बोलता है कि ठीक है, फिर इस जानकारी के हिसाब से प्लान बनाया जाएगा। इधर जिन्वू बारन से लड़ रहा था और उसका माना भी जल्दी खत्म होता जा रहा था। टस्क, आयरन और इग्रिस साथ में बारन पर हमला करते हैं। बारन टस्क और आयरन को तो आराम से मार देता है और इग्रिस भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जिन्वू एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बारन उसे ब्लॉक कर देता है और गर्दन पकड़ के जिन्वू को उठा लेता है, लेकिन तभी टस्क और आयरन उसे पकड़ लेते हैं और बारन फिर से उन्हें मार देता है। अब तक जिन्वू का सारा माना खत्म हो गया था, यानी कि वो अपनी शैडो आर्मी से किसी को नहीं बुला सकता और उसे अकेले ही बारन से लड़ना होगा। दोनों में अब घमासान युद्ध होने लगता है, लेकिन बारन जिन्वू को कड़ी टक्कर दे रहा था। आखिर में वो जिन्वू के डैगर उससे अलग कर देता है और जिन्वू अब खाली हाथ था। बारन अपने मुंह से ब्लास्ट कर जिन्वू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एसिल अपना भाला उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे बारन का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर जिन्वू बारन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और फिर एक जोरदार पंच मार के बारन की गर्दन ही अलग कर देता है, जिससे बारन मारा जाता है और जिन्वू का डीमन कैसल वाला मिशन कंप्लीट हो गया था। जिन्वू एसिल से कहता है कि वापस जाके अपने फादर को बता दो कि अब उनकी फैमिली टॉप रैंक पर है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जिन्वू ने बारन को मार दिया और डीमन कैसल वाला मिशन भी पूरा कर लिया है। क्या अब उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा, जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर पाएगा, और क्या वो जेजू आइलैंड पर जाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।